संजय चड्ढा, क्या आखिरकार अब इंसाफ मुकम्मल हो गया है बिल्किस बानो के लिए, या अभी भी पेच है, रिव्यू कर सकती है? ये 11 के 11 दोषी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार के पास भी अब जा सकते हैं कि भाई हमारी सजा माफी कर दो। पहली बात जो अभी उज्जवल निगम जी ने कही कि अभी भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और तहकीकात कर सकती है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए अवश्य, लेकिन लगता नहीं कि वो होगी। बड़ा स्पष्ट। क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए लगता है क्योंकि अब निर्णय आ गया है। निर्णय में उन्होंने इस चीज का कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि ये चीजों पे हम अब आगे करने वाले हैं। हाँ हाँ, बोलिए जी। इसमें रिकॉर्ड समन कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर में है। दे हैव ऑलरेडी समन द एंटायर ओरिजिनल रिकॉर्ड। सो ये मतलब रिकॉर्ड समन तो मतलब अभी और तहकीकात अगर ठीक है, मैं स्टैंड करेक्टेड है। ये अच्छा लगता है दो वकील जब आपस में बात वो तो आपस में हम रोज यही तो एक, क्योंकि प्राय हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा संदीप। अब आपके सवाल पे आता हूं कि क्या यहीं पे रुक जाएगा, क्या वो दोबारा किसी रिविजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? लीगली स्पीकिंग वो महाराष्ट्र सरकार के आगे भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात सरकार के समक्ष तो बिल्कुल नहीं जा सकते, और महाराष्ट्र सरकार के आगे जा सकते हैं, अपने जो भी उनके पक्ष होंगे उनको रख सकते हैं। तो कानून की ये बेसिक जानकारी गुजरात सरकार को नहीं थी? बिल्कुल, ये एक स्तब्ध कर देने वाली बात है। इसमें पहले वाला जो जजमेंट, जहां पे बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि किस तरह से फ्रॉड प्ले किया है, जो पहले वाला जो निर्णय है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं रिविजन का, इस पे उन्होंने अपनी राय दी थी कि बिल्कुल हर व्यक्ति 2022 को। बिल्कुल सही, और इस वजह से उसको आधार बनाकर 15 अगस्त 2022 को इनको छोड़ भी दिया। और आपने ये मतलब अब वो देखिए, मई के बाद जून, जुलाई और 15 अगस्त 3 महीने में, ये भी एक अपने आप में प्रश्न उठाता है इस चीज पे। नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी अहम बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। जो आपने बताया, जो कमेटी है जिसमें 10 मेंबर हैं, आपको पता होना चाहिए कभी भी रिविजन होते हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, उनमें उसका भी राजनीतिक खेल हो रहा है। राजनीतिक हस्तियों को दिलाते हैं, जो भी सत्ता के नजदीक होता है उसको मिल जाती है सजा माफी। जोर जिसके पास ताकत है, जो पैरोकारी कर सकता है, जो पुश कर सकता है, उसको मिलती है। 5.5 लाख लोग जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, उनमें से 11,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, और वो 10वीं पास भी नहीं है ज्यादातर। 5 साल हो गए जेल से बाहर नहीं आए, फैसला नहीं आया। ये मालूम नहीं कि 1 साल की सजा होनी थी कि 2, 5 साल हो गए, उससे ज्यादा। सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, हुसैनारा खातून, रुदल शाह, तमाम जजमेंट्स हैं जहां पे लोग जेल में सड़ रहे हैं, पड़े हुए। उनकी जो म्याद है, अभी ट्रायल खत्म नहीं हुआ, उनकी अधिकतम सजा जितनी हो सकती है वो भी खत्म हो चुका है पीरियड। हाँ। ये सब पड़ा हुआ, ये तो सबको मालूम है। 1 साल से ज्यादा बिना किसी फैसले के 1 लाख से ज्यादा लोग बंद हैं जेल में, जिनका जो वेट कर रहे हैं कि फैसला आएगा, और उनके पास तथ्य, उनके पास ताकत नहीं है कि वो दे सके, बेल बॉन्ड भर सके। उनके पास लोग नहीं है, सक्षमता नहीं है कि वो बेल बॉन्ड दे सके, और उनको अंदर रहना पड़ रहा है। इसका बर्डन सरकारों पे आ रहा है, हमारे एक्सचेकर पे आ रहा है। लाखों लोग, आपने 1 लाख की फिगर दी, वो 1 लाख लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, मेडिकल रखा जा रहा है, सब कुछ रखा जा रहा है। वो क्यों ऐसा? और ये क्या माकूल वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इट शुड वॉक द टॉक ऑल्सो, कि फ्रॉड हुआ है, तल्ख टिप्पणियां की हैं, जवाबदेही भी तय की है, लेकिन जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। ये यहां तक हुआ कैसे? ये गड़बड़ झाला किसने किया? देखिए, अगर ये नहीं होगा, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं होगा, एक जिसे कहते हैं ना, नजीर अगर आज नहीं बनेगी तो वो लिमिट हम लोग क्रॉस कर देंगे। वो नजीर का बनना अति आवश्यक है। ये बनना इस पे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग इसके पीछे थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई अगर होगी तभी एक नजीर बनेगी, और वो नजीर बनने के बाद ही एक मैसेज जाएगा, जिससे कि आगे कभी कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों को नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं इंसाफ की, उस इंसाफ की जिसके बारे में ये कहावत मशहूर है, इंसाफ के घर में देर है अंधेर नहीं।
लेकिन इसकी एक पलट तस्वीर भी है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना लंबा इंतजार करना पड़ जाए कि इंसाफ ही बेईमानी हो जाए, यह भी हम होते देखते हैं और देखते आए हैं। बात होगी बिल्किस बानो की भी, गुजरात दंगों की, महिलाओं के आन बान शान और उनके सम्मान की भी, और विशुद्ध राजनीति की। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो जो केस था, और वो केस क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें 11 जो दोषी थे जिन्हें रिहा कर दिया गया था 15 अगस्त 2022 को, सजा माफी कर दी गई थी कि जी 14 साल बिता लिए जेल में, अब बहुत हो गया, अब इनको रिहा किया जा सकता है इनके अच्छे बर्ताव के चलते। वो आदेश रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2 हफ्तों के भीतर इन 11 आरोपियों को फिर से दोजख में जाना होगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन इसके बारे में बात करूं उससे पहले आपको 22 साल पीछे लिए चलता हूं। 3 मार्च 2022 की एक काली रात, गुजरात दंगे हो रहे थे। बिल्किस बानो और उनका परिवार अपने गांव को छोड़कर पास के गांव के खेतों में जाकर छिप गया। लेकिन जो वहशी दरिंदे इंसानियत को शर्मसार और तार तार करने वाले जो पिशाच थे, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। धर दबोचा बिल्किस बानो को। गैंग रेप किया गया बिल्किस बानो के साथ। उसके परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें बिल्किस की 3 साल की एक बेटी भी थी। 11 लोगों ने गैंग रेप किया बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो उस वक्त गर्भवती थी। समझ सकते हैं, जब पागलपन, दरिंदगी आदमी के जहन पर, मस्तिष्क में चढ़ती है तो कैसा हैवान हो जाता है, कैसा शैतान बन जाता है इंसान। तो जो ये 11 आरोपी थे, राधेश्याम शाह, जसवंत भाई, गोविंद भाई, शैलेश भट्ट, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़िया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चंदाना, सबके नाम के साथ भाई लगा हुआ है। ये तरीका है गुजरात में। और बिल्किस इन सबको अपना भाई मानती थी। ये कोई ऐसे नहीं अनजान अपरिचित लोग नहीं थे। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ इंसाफ पाने का। पुलिस ने कुछ नहीं सुनी, एक नहीं सुनी बिल्किस बानो की। सीबीआई के पास गई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गई। आखिरकार 2004 में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उसके बाद 6 दिसंबर, उससे पहले बल्कि मैं कहूं 6 दिसंबर 2003 को यह केस सीबीआई में ट्रांसफर हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गई थी। फिर अगस्त 2004 में यह केस बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया। उस वक्त मुंबई को बॉम्बे ही कहा जाता था कि गुजरात में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और फिर जैसा मैंने आपको बताया 2022 में 15 अगस्त के दिन जब देश आजादी मना रहा था, तो इन दोषियों को भी सजा माफी के तहत रिहा कर दिया गया और बाकायदा गाजे बाजे के साथ फूलों की मालाएं पहनाई गई, जयकारे लगाए गए, लड्डू बांटे गए, मिठाइयां खिलाई गई, तिलक किया गया। मानो देश का, समाज का बड़ा मान सम्मान बढ़ाकर आए हैं ये 11 के 11 दोषी।
अब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुयन, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, यह फैसला ही गलत था, यह कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, गलत जानकारी देकर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ली गई। The remission was obtained by fraud and suppression of facts. The Gujarat government had no jurisdiction to entertain the application of remission of the convicts in the Bilkis Bano case. अख्तियार ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था गुजरात सरकार के पास कि इनकी सजा माफी कर दी जाए, और गलत जानकारी देकर सुप्रीम कोर्ट से 13 मई 2022 को एक फैसला सुनवाया गया। सुप्रीम कोर्ट को बताया ही नहीं गया, हाई कोर्ट ने पहले ही सजा माफी की अर्जी खारिज कर दी है। और उसके बाद इतनी तेजी से एक सिलसिला चला, ये 2021-22 की बात है, कमेटियां बनाई गई, इसको जेल एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं, और इसमें 4 सोशल वर्कर्स होने थे, सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ता। उनमें कौन कौन थे? पवन सोनी, सरदार सिंह बारिया पटेल और विनीताबेन लेले। इनको सोशल वर्कर के तौर पर इस कमेटी में रखा गया जिसने सजा माफी की। ये तीनों ही बीजेपी के सदस्य थे। इसके अलावा विधानसभा के 2 सदस्य तो पहले ही थे। तो सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी के लोगों की बहुतायत थी उस कमेटी में जिसे सजा माफी पर फैसला देना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब आगे सुनिए। दोषियों की सजा माफी की अर्जी पर विचार करना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं, और किसी भी समाज की, किसी भी धर्म पंथ की बात हो, मानने वाली महिला हो, सम्मान की हकदार है। 22 साल लग गए। बिल्किस बानो पर क्या बीती होगी 15 अगस्त 2022 को, जब ये 11 दोषी बाहर आजाद हवा में घूमते दिखाई दिए। ससम्मान गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। अदालत से धोखाधड़ी का खेल हुआ, फैक्ट्स छिपाए गए, हाई कोर्ट की टिप्पणियां हमारे सामने नहीं रखी गई। यह फैसला तो महाराष्ट्र सरकार को लेना था क्योंकि सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी। अब इसमें भी एक पेंच है। ये जो सजा माफी है ना, ये भी एक माकूल जरिया बन गया है। कानून में एक कहावत है, शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। वो हम कहते फिरते हैं, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी रसूखदार ओहदे पर क्यों ना हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। लेकिन कानून का इस्तेमाल आदमी की शक्ल, उसका ओहदा देखकर भी होता आया है। यह भी एक कड़वी हकीकत है। और सजा माफी की मैं बात कर रहा था, 1992 का कानून था गुजरात सरकार का। उसमें यह था कि आपने 14 साल बिता लिए, आपका बर्ताव अच्छा है तो आपको आगे सजा माफी की जा सकती है। ताउम्र आपको उम्र कैद की सजा है तो जेल में रहने की जरूरत नहीं था। यह कानून बिल्कुल था, लेकिन इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी कि कितना हीनस, कितना संगीन जुर्म, अपराध किया है आपने और उसमें भी सजा माफी हो सकती है या नहीं। और गुजरात सरकार ने ही 2014 में एक नया कानून वो लेकर आए जिसमें साफ लिखा था कि बलात्कार और हत्या जैसे मामले और वो केसेस जिसमें सीबीआई ने जांच की हो, सीबीआई के सुपुर्द रहा हो जो केस, वहां पर अगर ताउम्र की सजा सुनाई गई है तो किसी भी सजा माफी की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन तर्क ये दिए गए जी ये तो 2002 की घटना है, 2008 में सजा सुनाई गई, तब तो 1992 का सजा माफी का कानून लागू होता था, 2014 का लागू नहीं हो सकता। तो देखिए कानून के पेंच कितने होते हैं और कानून का किस तरह से बेजा इस्तेमाल भी रसूखदार लोग और सरकारें भी करती आई हैं। यहां बिहार में भी एक दुर्दांत अपराधी की सजा माफी की गई थी, वहां पर विपक्ष की सरकार है। तो यहां पर दरअसल जो राजनीतिक खुशी और गम का भी एक माहौल चल पड़ रहा है ना, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों राजनीतिक खुशी और गम की बात कर रहा हूं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। चुनाव सर पर हैं, आदिवासी एंगल भी इसमें फिट हो जाता है। तो इस मामले में एक अजीबोगरीब चुप्पी है बीजेपी के खेमे में। जबकि अगर मैं विपक्ष की बात करूं, प्रियंका गांधी कहती है न्याय की जीत है, आदेश से बीजेपी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया अपराधियों का संरक्षक कौन है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बिल्किस के रेप, उनकी बेटी मां और दूसरी महिलाओं की हत्या में बीजेपी सरकार ने अपराधियों का साथ दिया। बीजेपी सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। और संरक्षक है जी सुप्रीम कोर्ट। अब पूरा विपक्ष ताल ठोक रहा है। यहां यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 370 पर फैसला देता है कि यह सही तरीके से हटाया गया, उसकी तस्दीक कर देता है। ईडी के पास जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको फिर से अंडरलाइन करता है कि कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है ईडी। या सीएए एनआरसी का मामला हो, एक नहीं लंबी फेहरिस्त है। तब यही विपक्ष पूरी की पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। लेकिन बात आज महिलाओं की भी होगी, आधी आबादी की, उनके सम्मान की। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिल्किस बानो केस, इंसाफ के घर देर अंधेर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं खुशी कहीं गम में बदला। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से सत्ता पक्ष जो है, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, ए.के. वाजपेयी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, महिला विंग की अध्यक्ष भी बन गई हैं, अलका लांबा। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, विक्रम सिंह। सुप्रीम कोर्ट में वकील संजय चड्डा। वन ऑफ द फाइनेस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स द कंट्रीज हैड, उज्जवल निकम। और साथ ही साथ आईबी में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन झा आजाद, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे। उज्जवल निकम, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? सजा माफी को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 2 हफ्ते में वापस जेल जाने का आदेश, और यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया, भ्रामक तथ्य सामने पेश किए गए, और जो अधिकार क्षेत्र ही नहीं था उसका बेजा इस्तेमाल गुजरात सरकार ने किया। देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जहां तक मैंने जुडिशियल हिस्ट्री देखी है, वहां पहली बार यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा का चेंज नहीं किया, तो जो रेमिशन दिया था आरोपी को, अभियुक्त को, 12 अभियुक्तों को, वो पूरे तरह से रेमिशन गलत दिया गया है। और जो गुजरात सरकार ने उनको छूटने का जो आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया है। आपको याद होगा कि ये 11 मुलजिमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में, जो मुकदमा बॉम्बे हाईकोर्ट के पास चला, वहां इनको आजीवन कारावास की सजा फरमाई थी। लेकिन आजीवन कारावास
जेल में रहने के बदले उनको गुजरात सरकार ने माफी दी थी। आपको पता है कि 2002 की ये घटना है, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर कोई टोटल मुलजिम को 50 लाख का जुर्माना भी ऑर्डर किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दोनों फैसले को, जो रेमिशन का फैसला था, उसको गलत रखा, और जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट था 311 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा है, उसे मुझे लगता है कि वो बरकरार रखा है। और इसीलिए वही 12 अभियुक्तों को कोर्ट ने, 11 आरोपियों को, अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने सरेंडर होना चाहिए। पर मुझे उज्जवल निकम जी एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रेमिशन वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य भी पेश किए जा सकते हैं। यह खबर भी छिपाई जा सकती है कि हाई कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। राधेश्याम नाम का जो एक दोषी सुप्रीम कोर्ट में गया था, जी 15 साल मेरे पूरे हो गए, और सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को यह कहा था कि the Gujarat government would be the appropriate government to decide on remission on the convicts based on the 1992 policy। मतलब कानून के साथ ऐसा गड़बड़ झाला भी किया जा सकता है तथ्यों को पेश करने में। देखिए, तथ्य को गलत तरह से पेश किया गया है, ये तो बात बिल्कुल साफ अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पता चलता है। लेकिन जिस प्रकार तथ्यों को गलत किया है, उस वक्त गुजरात सरकार के वकील अभियुक्तों को, प्रोसिक्यूटर साहब ने क्या किया, एक अहम सवाल है। उन्होंने ये बात कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी, इसका कोई जवाब नहीं है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जब अभी पूरी इसकी तरह से सुनवाई होगी, तो लगता है कि तथ्यों को गलत तरह से रखना, तथ्यों को छुपाना, ये एक संगीन मामला है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कानूनी कार्रवाई करती है, ये देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उज्जवल जी एक और चीज पूछी कि गुजरात सरकार ने कोई रिव्यू पिटिशन, पुनर्विचार याचिका दाखिल क्यों नहीं की। 13 मई 2022 को अगर कोई फैसला दे भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मतलब सीधे शब्दों में मैं पूछूं, और कार्यक्रम का नाम ही सीधा सवाल है, यह व्यवस्था की मिली भगत भी होती है। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। बिल्कुल सही है। ये इसका यही एक अर्थ निकलता है कि क्या मिली भगत है, ये सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से डाउट हो गया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये बड़े कठोर शब्दों में कहा है। आप तो देश के सबसे चर्चित पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और यहां पर जो जेल एडवाइजरी कमेटी होती है, भाई एक प्रक्रिया है, सजा माफी होती है लोगों की। 1992 का भी कानून था, 2014 का भी आया, अब उस डिटेलिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। पर वो जेल एडवाइजरी कमेटी में 4 सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए, उनमें से 3 बीजेपी के निकलते हैं, 2 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो तो बीजेपी यानी कि सत्तारूढ़ दल के होंगे ही। ये 6 लोग हो गए। उसके बाद सुपरिटेंडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो 10 में से 6 आपके लोग हैं। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले में ये रेमिशन देने का जो फैसला लिया गया था, वो फैसला तथ्यों को दबोच देने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेमिशन का फैसला दिया गया है। और मुझे लगता है कि अभी इसकी पूरी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट यहां तक रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कड़ी कार्रवाई करती है, ताकि आगे चल के भविष्य काल में ऐसी कोई व्यक्ति या कोई सरकार और कोई संस्था इस प्रकार हरकत नहीं कर सकती। संजय चड्डा, क्या आखिरकार अब इंसाफ मुकम्मल हो गया है बिल्किस बानो के लिए, या अभी भी पेच है, रिव्यू कर सकती है? ये 11 के 11 दोषी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार के पास भी अब जा सकते हैं कि भाई हमारी सजा माफी कर दो। पहली बात जो अभी उज्जवल निगम जी ने कही कि अभी भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और तहकीकात कर सकती है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए अवश्य, लेकिन लगता नहीं कि वो होगी। बड़ा स्पष्ट क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए लगता है क्योंकि अब निर्णय आ गया है। निर्णय में उन्होंने इस चीज का
कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि ये चीजों पे हम अब आगे करने वाले हैं। हाँ एक हाँ, सिर्फ बोलिए जी, इसमें रिकॉर्ड समन कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर में है, दे हैव ऑलरेडी समन द एंटायर ओरिजिनल रिकॉर्ड। सो ये मतलब रिकॉर्ड तो समन मतलब अभी और तहकीकात अगर ठीक ठीक है, मैं स्टैंड करेक्टेड है ये अच्छा लगता है, दो वकील जब आपस में अरे तो बात वो करें। तो आपस में हम रोज यही करते हैं। तो एक, क्योंकि प्राय हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा संदीप। अब आपके सवाल पे आता हूं कि क्या यहीं पे रुक जाएगा, क्या वो दोबारा किसी रिविजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? लीगली स्पीकिंग वो महाराष्ट्र सरकार के आगे भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, गुजरात सरकार के समक्ष तो बिल्कुल नहीं जा सकते, और महाराष्ट्र सरकार के आगे जा सकते हैं, अपने जो भी उनके पक्ष होंगे उनको रख सकते तो हैं। कानून की ये बेसिक जानकारी गुजरात सरकार को नहीं थी? बिल्कुल, ये एक स्तब्ध कर देने वाली बात है। इसमें पहले वाला जो जजमेंट, जहां पे बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि किस तरह से फ्रॉड प्ले किया है, जो पहले वाला जो निर्णय है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं रिविजन का, इस पे उन्होंने अपनी राय दी थी कि बिल्कुल हर मई व्यक्ति को। 2022 को बिल्कुल सही, और इस वजह से उसको आधार बनाकर 15 अगस्त 2022 को इनको छोड़ भी दिया गया। और आपने ये मतलब अब वो देखिए, मई के बाद जून, जुलाई और 15 अगस्त 3 महीने में, ये भी एक अपने आप में प्रश्न उठाता है इस चीज पे। नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी अहम बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो आपने बताया, जो कमेटी है जिसमें 10 मेंबर हैं, आपको पता होना चाहिए कभी भी रिवीजन होते हैं, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, उनमें उसका भी राजनीतिक खेल हो रहा है, राजनीतिक हस्तियों को दिलाते हैं, जो भी सत्ता के नजदीक होता है उसको मिल जाती है सजा माफी। जोर जिसके पास ताकत है, जो पैरोकारी कर सकता है, जो पुश कर सकता है, उसको मिलती है। 5.5 दिख रहा लाख है। लोग जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, उनमें से 11,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, और वो 10वीं पास भी नहीं है ज्यादातर। 5 साल हो गए जेल से बाहर नहीं आए, फैसला नहीं आया, ये मालूम नहीं कि 1 साल की सजा होनी थी कि 2, 5 साल हो गए, उससे ज्यादा। सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं, हुसैनारा खातून, रुदल शाह, तमाम जजमेंट्स हैं जहां पे लोग जेल में सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं, उनकी जो म्याद है, अभी ट्रायल खत्म नहीं हुआ, उनकी अधिकतम सजा जितनी हो सकती है वो भी खत्म हो चुका है पीरियड। हाँ। ये सब पड़ा हुआ, ये तो सबको मालूम है। 1 साल से ज्यादा बिना किसी फैसले के 1 लाख से ज्यादा लोग बंद हैं जेल में, जिनका जो वेट कर रहे हैं कि फैसला आएगा, और उनके पास तथ्य, उनके पास ताकत नहीं है कि वो दे सके, बेल बॉन्ड भर सके, उनके पास लोग नहीं है, सक्षमता नहीं है कि वो बेल बॉन्ड दे सके, और उनको अंदर रहना पड़ रहा है। इसका बर्डन सरकारों पे आ रहा है, हमारे एक्सचेकर पे आ रहा है। लाखों लोग, आपने 1 लाख की फिगर दी, वो 1 लाख लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, मेडिकल रखा जा रहा है, सब कुछ रखा जा रहा है। वो क्यों ऐसा? AK वाजपेयी, ये मतलब इंसाफ का एक तमाशा भी बना, ये मानेंगे आप? आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये कह पाएंगे? नहीं, तमाशा कैसे बनाएगी? तो मतलब करेक्शन होता है, एरर्स होती हैं, इसीलिए 3 टायर सिस्टम बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। किस लिए बना है? कि अगर नीचे कोई किसी कारण से गलती हो गई, वो ऊपर की कोर्ट ठीक कर दे, हाई कोर्ट में कोई गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट ठीक कर दे। और ये पहली जिम्मेदारी है, अगर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी थी वो गुजरात सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार संरक्षक होती है एक नागरिक की, बिल्किस बानो के ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम 22 साल से दौड़ रही हो और दौड़ो, हर दरवाजा खटखटाओ तभी मिलेगा इंसाफ। क्या हमारी व्यवस्था ये कह रही है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया रूल्स के हिसाब से चलती है, जैसा कानून में तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है। आप सुनने नहीं देते हो, गड़बड़ हो जाता है, वो तो फिर समझ ही नहीं आएगी ना। कानून को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, इंटरप्रिटेशन होती है। अब इसमें सुनिए क्या है, रूल 376 है जेल मैनुअल का, जो सारे प्रिजनर्स को लागू होता है। और उसमें क्या बोला है? प्रिजनर्स शैल बी ग्रांटेड रिमिशन, शैल बी वर्ड है, शैल बी ग्रांटेड रिमिशन फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर इन जेल। सो सिंपल। 2014 की रिमिशन पॉलिसी है गुजरात सरकार की, साफ उसमें लिखा हुआ है सीबीआई के पास केस हो, बलात्कार हत्या का मामला हो, तो कोई सजा माफी का प्रावधान ही नहीं है। आप ही ने, बाबू आपने जवाब दिया है कि ये जिस डेट की इंसिडेंट है जब कन्विक्शन हुई है उस तब ये भी फिर से वही बाल की खाल निकाली जा रही है। वकालत में और हम क्या करते हैं?
हम लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही तो करते हैं। चड्ढा साहब बैठे हैं, उज्जवल निगम साहब भी बैठे हैं, इन्होंने बड़े बड़े केसों में कन्विक्शन कराई है। पॉइंट वो नहीं है। देखिए, इसको पॉलिटिकल कलर मत दीजिएगा प्लीज। पॉलिटिकल कलर ना दिया नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए इसमें। पॉलिटिकल कलर तो हो ही रहा है। बीजेपी आज बिल्कुल खामोश है। अरे खामोश है नहीं है, ये प्योरली लीगल क्वेश्चन है कि रिमिशन शुड बी गिवन ऑन व्हाट ग्राउंड, प्लीज। दूसरा जो सीरियस मामला है वो ये है कि एक राधे श्याम जो मुलजिम है इसमें, उसने रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट को एंड ही हैज टेकन ए डायरेक्शन टू गुजरात। उसी को आधार बनाकर गुजरात सरकार ने सजा माफी कर दी 11 लोगों की। एक सेकंड सुनो ना, समझ में आ रहा है मुझे? नहीं आ रहा, इतना नहीं, नादान नहीं जल्दी हूं में मैं। नहीं आएगा, जल्दी में नहीं आएगा। हाँ। हमारे साथी भी समझ लेंगे, बड़ी क्लियरली समझ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी राधे श्याम ने और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट की वजह से डायरेक्शन ले ली टू रिकंसीडर द रिमिशन ऑर्डर। गुजरात मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, फ्रॉड का ये सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड वर्ड यूज किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड। और अब दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो इंपॉर्टेंट है समझना, उसने कहा कि भाई गुजरात सरकार को जुरिस्डिक्शन नहीं है बिकॉज द मैटर वाज ट्राइड एट महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र जेल अथॉरिटीज कैन गुजरात डिसाइड। सरकार के कानून विद इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता है, उनको ये बेसिक सी जानकारी नहीं थी। किसको? गुजरात सरकार के वकीलों को, ये पूरे लॉ डिपार्टमेंट को। उसका जवाब दो। सब बैठे हुए वकील सब सरकारों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो बाबू फाइलें लेके आता है ना, वो ब्रीफ करता है। ये तो एडवोकेट साहब की चतुराई होती है कि वो अपने हिसाब से अरे एक की चतुराई हो सकती है, बाकी क्या पूरा महकमा है। इसमें सीधा मामला ये है कि महिला सम्मान के साथ गड़बड़ हुई है, नंबर 1, और उसके लिए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है बकायदा 11 कन्विक्शन। गाजे बाजे के साथ उनको सम्मान, उस पे आई है मिठाइयां खिलाकर, फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया 15 अगस्त 2022 को। ये सदैव इसको कंडेम नहीं, इसको जितने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए वो करनी चाहिए। इसमें हम बिल्कुल आपके साथ हैं और समाज के साथ हैं। इसमें तो बिल्किस बानो को और उन जैसी प्रताड़ित महिलाओं को ठेंगा दिखाया जा रहा है ना कि कर लो क्या करोगे, निकल आए हम। नहीं, तो नहीं 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 वो नहीं है। एक और पीड़ा देखो उसकी, किसी ने कोई कंपनसेशन तक नहीं दिया है। 22 साल लड़ाई लड़ी उस महिला ने, और हीनियस क्राइम रेप वाला, कैसे कैसे वकील वॉलंटरी भी आए कई लोग, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कहीं कोई किसी तरह की कोई चलिए, कम से कम आपने अपनी संवेदना भी जाहिर की है। हल्का लांबा, जब ये राजनीति की बात आती है, अब सुप्रीम कोर्ट न्याय इंसाफ की संरक्षक हो गई, बिल्किस बानो को उसका हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर हो, 370 हो, सीएए हो, ईडी का मामला हो, उस पर फैसले सुनाता है, तो आप सवाल उठाती हैं। इसका राजनीतिकरण कर रही हैं आप इस मामले का, जो बेहद संवेदनशील इशू है। संदीप जी, ये पहला मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। मणिपुर में पुलिस थाने से घसीटकर आदिवासी महिलाओं को सामूहिक बलात्कार हुआ। डबल इंजन की सरकार खामोश रही। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाकर कहना पड़ा कार्रवाई करो, नहीं तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। पहला मामला। आ जाइए हरियाणा में। ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों में चार्जशीट है। किसके कहने पर एफआईआर हुई? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई। आज भी ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं है। आ जाइए बीएचयू में। प्रधानमंत्री जी वहां से, उनका निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। डबल इंजन की सरकार आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों को राजनीति नहीं करूंगी, कौन बचा रहा था? 2 महीने तक बचाया ही नहीं। मध्य प्रदेश में उनसे बलात्कारियों से प्रचार कराते रहे, मामले को दबाते रहे, क्योंकि राजस्थान में महिला सुरक्षा के ऊपर वोट मांग रहे थे प्रधानमंत्री जी। वही मैं कह रही हूं। अब आ जाइए आप हरियाणा में आ गए, यूपी में आ गए, मणिपुर में आ गए, बीएचयू में आ गए। इन सब में कार्रवाई कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, एफआईआर कराता है, तब। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद जूम करेंगे, मंच पर बिठाते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करवाते हैं कि बेल हुई, अब हमारे अपनी कम्युनिटी का वोट दिलवाइए। अब मैं आपसे फिर कह रही हूं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में वो आस्था कायम हुई है कि नहीं? मैं फिर कह रही हूं, मैं आधी आबादी की उन महिलाओं की बेटियों की बात कर रही हूं। जब बिल्किस बानो, 22 साल पुराना केस, 21 साल की 5 महीने की गर्भवती को 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं और 15 अगस्त को बाहर आते हैं।
उस 15 अगस्त 2022 को जब देश के प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी हत्यारों को रिहा किया जाता है, हाथ डाले जाते हैं, मिठाई खा लाई जाती है। यह राजनीति नहीं है। तो आप इनका ट्रेंड देख लीजिए, बलात्कारी भाजपा से बिल्कुल जुड़े हुए, भाजपा के विधायक और नेता, सांसद, इनको बचाने के लिए पूरी पार्टी, इन्हें बेल पर बाहर लाना ही नहीं, प्रचार करवाना। बिल्किस बानो के बलात्कारी हो या आपके अभी बीएचयू की बेटी के बलात्कारियों को प्रचार कोर करना रहा था। किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कौन कार्रवाई नहीं होने दे रहा था? आज प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, ये प्रधानमंत्री जी तय करें। मणिपुर पे चुप, डबल इंजन की सरकार है। एक को तो हरियाणा में 7 बार पैरोल डूब चुके हैं, हाईकोर्ट परेशान हो चुका है कि बलात्कार का दोषी। वो बात ठीक है, पर बिल्किस बानो अगर मुसलमान की जगह हिंदू होती तब भी यही होता। नहीं, मैं कभी ये हिंदू मुसलमान करता नहीं हूं, पर ये जरूरी हो जाता है सब। देखिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए जो इंडियन पिनल कोड में जिस ऑफेंस की जो सजा है उसमें कोई दोहराई हो ही नहीं सकती। न्याय प्रक्रिया अगर डिलेड है तो जस्टिस डिनाइड भी है। ये हम लोग इसके लिए रोज फाइट करते हैं, लेकिन हम गुजरात सरकार में जस्टिस महकमा है, लॉ महकमा है, चलो वहां चूक हो गई, पर ये रमिशन के लिए सीबीआई का क्योंकि केस था, केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी इजाजत की जरूरत होती है। यहां भी किसी अधिकारी को यह ज्ञान नहीं था कि गुजरात सरकार रमिशन कर ही नहीं सकती, ये तो महाराष्ट्र सरकार करेगी। वेरी करेक्ट। वो क्या हुआ ना, एक तरह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ। सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड इसको आगे क्लियर कर लेते हैं। करो, सुप्रीम कोर्ट ने जो पुरानी वाली पिटीशन 32 में डायरेक्शन दी, उसकी वजह से ये एडवाइजरी कमेटी एक्टिव हो गई। एक्टिव होने से उसने रिकमेंड कर दिया, रिमिशन हो गया। अब रिमिशन गलत तरीके से हुआ, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ और फ्रॉड के बेसिस पे हुआ। विक्रम सिंह जी, इतने साल कानून के संरक्षक आप रहे, ये कंफ्यूजन, कन्वीनियंट कंफ्यूजन समझ में आती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाता है, गलत फैक्ट्स रख देता है, गुजरात सरकार संज्ञान ले लेती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी उसकी इजाजत दे देता है। यह कमाल की कंफ्यूजन थी। संदीप जी नमस्कार। केवल 4 बिंदु प्रस्तुत करूंगा। नंबर 1, अन्याय का ऐसा नग्न उदाहरण और कोई ढूंढना मुश्किल है, मुझे अपनी याददाश्त पे नहीं आ रहा है। जिसको आप कंफ्यूजन कह रहे हैं वो दरअसल है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं 120B। अगर सारे कंफ्यूजन में अंततोगत्वा एक ही पक्ष लाभान्वित हो रहा है और एक ही पक्ष पीड़ित हो रहा है तो वो कंफ्यूजन नहीं, वो कॉन्स्पिरेसी कही जाएगी। और इसके ऊपर मेरी प्रबल संस्तुति होगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और 30 दिन वर्किंग डेज के अंदर इसमें मालूम पड़ जाए। ये तो बड़ा कन्वीनियंट है कि कह देना कि बाबू फाइल ले आया और हमने उसमें बाएतबार, जो पुलिस की भाषा है ऑन ट्रस्ट, बाएतबार हमने चिड़िया बैठा दी। ये चिड़िया बैठाने की तनख्वाह अफसरों को और जो लोग सत्तारूढ़ दल में बैठते हैं या जो कोई जिसने निर्णय लेना था प्रशासनिक, वो चिड़िया बैठाने बिना माइंड अप्लाई किए नहीं करता है। लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए थी, अभिलेखों का अनुश्रवण करना चाहिए था, लीगल ओपिनियन के बाद माइंड अप्लाई करना चाहिए था। कंफ्यूजन की गुंजाइश ऐसे संवेदनशील प्रकरण में है तो इसका मतलब वो उस पद के योग्य ही नहीं है जिस पद पे बैठ करके उसने अपने कलम और अपने ओहदे का दुरुपयोग किया। संदीप जी, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, यह सरासर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नियत से यह किया गया। फिर बेहयाई तो ये देखिए, उनका नागरिक अभिनंदन होता है, लड्डू खिलाए जाते हैं, माल्यार्पण होता है, और एक चीज जो नहीं बताई गई कि ये अमुक बिरादरी के हैं, इनसे गलती हो ही नहीं सकती। ये तो मैं आज ही सुन रहा हूं कि किस जेनेटिक्स के या किस डीएनए के आधार पर या किस जेनेटिक स्टडी के या जेनेटिक इंजीनियरिंग के आधार पर कहा जा रहा है कि ये गलती कर ही नहीं सकते हैं, ये देवतुल्य हैं। वाह भाई वाह, ऐसा जघन्य अपराध और उसमें रिमिशन। इसके ऊपर तो संदीप जी ऐसे लोगों को तो जो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज अच्छा है कि गैंग रेप के मुलजिमों को 20 साल की सजा या फांसी तक की सजा का प्राविधान भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तावित है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो त्रुटि हुई है, जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने तथाकथित कंफ्यूजन के रहते एक पक्ष को लाभ पहुंचाया है, उनके ऊपर भी सजा होनी चाहिए, दंड निर्धारित होना चाहिए और दोष निर्धारित होना चाहिए। इस तरीके से संदीप जी शासन प्रशासन नहीं चल सकता है। और दोबारा अभिवादन अभिनंदन सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम उसने न्याय दिया है। बाकी हर जगह से निराशा के बाद बिल्किस बानो की क्या मनोदशा होगी ये हम सब समझ सकते हैं।
और संदीप जी, बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, इस पे केस स्टडी होनी चाहिए। किस तरीके से एक राय होकर के, जिसको कहते हैं एक राय होकर के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए उन्होंने एक पक्ष की मदद करने की नीयत से ये इस तरीके की ये कार्रवाई की है। मैं चाहूंगा संजय चड्ढा जी अपना अभिमत इस पे जरूर प्रस्तुत करें। आपने संजय चड्ढा जी को मौका नहीं दिया है, लेकिन ये आपराधिक षड्यंत्र है और इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी ही चाहिए। यहां पर एक और चीज अंडरलाइन करने की जरूरत है विक्रम सिंह, ये कोई अनजान लोग नहीं थे। इन 11 शैतानों को, हैवानों को भाई, चाचा, भतीजा, ताऊ वो कहकर पुकारती थी। सब जानकार थे, बिल्किस बानो को जानते थे। संदीप जी, ये वो भेड़िए हैं जिन्होंने भेड़ का खाल ओढ़ रख करके थे। चाचा, ताऊ, भैया जो कुछ भी कहती थी, ये न सिर्फ पीठ में खंजर भोंकना, विश्वासघात की पराकाष्ठा, बल्कि भेड़िए जो थे अंदर से भेड़िए थे, बाहर उन्होंने मेमने की खाल ओढ़ ली थी। और जो उसके साथ बीती है, भगवान न करे किसी अन्य महिला को यह दुस्वप्न और इस भयावह स्थिति से जाना भी पड़े। लेकिन इससे नसीहत देश को और पूरी फ्रेटर्निटी को लेना चाहिए, लीगल फ्रेटर्निटी को, कि इस तरीके से एक राय होकर के षड्यंत्र के तहत एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से, ये कंफ्यूजन नहीं, सरासर एक राय होकर के आपराधिक षड्यंत्र है ये। यशोवर्धन झा आजाद एक वो कहते हैं ना कि वी शुड बी टेकिंग एनी टॉपिक टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। ये मामला लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा, ये दोषी फिर से जेल में जाएंगे, ये बात तो तय है। लेकिन ये पूरी व्यवस्था का जो षड्यंत्र था, जिस शब्द का इस्तेमाल किया अभी विक्रम सिंह ने, उसका पर्दाफाश होना भी तो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार हमने देखा, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, ऐतिहासिक फैसले दे देती है, लेकिन कहां कहां चूक हुई उसकी जांच की बात कहीं अधर में लटक जाती है। वो तो नहीं होगा ना, या वो नहीं होना चाहिए इस मामले में। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है संदीप जी कि कानून बिल्कुल अंधा है, जैसे चाहो तोड़ लो, मरोड़ लो, और जो स्टेट सरकारें आजकल कर रही हैं उससे तो ये स्पष्ट है कि कानून वैसा ही चलेगा जैसा कि वो चाहते हैं। और अभी भी क्या इसका अंत, जो आप लॉजिकल कंक्लूजन की बात कह रहे हैं, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अधिकार है इसको करने का। उस समय भी अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये मामला जाता तो जिसकी सरकार रहती और जिस तरह की सरकार रहती उसी तरह का फैसला होता, क्योंकि रेमिशन कमेटी में भी कैसे लोग रखे जाते हैं ये सबको मालूम है जो पार्टी के क्लोज है। और अगर स्टेट एडवोकेट जनरल को ये नहीं मालूम कि किसका जुरिस्डिक्शन है तो भगवान बचाए हमें इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में। अब दूसरी बात यह है, जैसा कि आपने कहा कि इस पे जिसकी जिम्मेवारी है उसको तो जरूर पकड़ना चाहिए। लेकिन हमने आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने तो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में कितने बार प्रश्न किए, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में कमिटी बनी, उसका वेरिफिकेशन हुआ, डांट लगाई, फटकार लगाई, चीफ सेक्रेटरीज और डीजीज को बुलाया, कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकरण में सबसे दुख की बात यह है कि जो मेन मुद्दा ये था कि रेमिशन ऐसे पापियों को कैसे मिल सकता है, क्योंकि नए कानून में सेंट्रल इसमें था भी। और नए कानून का ये छोटी सी इंटरप्शन कर रहा हूं यशोवर्धन आजाद जी, प्रधानमंत्री अभी हाल ही में राज्यों के डीजीज और आईजीज, डीआईजीज को संबोधित कर रहे थे, और नया कानून जो आ रहा है उसे लेकर उनकी स्पष्ट ताकीद थी, आदेश, निर्देश या नसीहत, कोई शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, कि औरतों के लिए वो कहीं भी कभी भी घूम सकें, वैसा वातावरण सुनिश्चित किया जाए। और एक इधर बिल्किस बानो का भी केस है। बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि उन्होंने कहा कि डंडा और डेटा साथ साथ चलना चाहिए। विमेन सेफ्टी बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी है और साइबर सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी है। लेकिन दुख की बात यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो 2014 से हर डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और 2-2 दिन वहां लगाते हैं, ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के रहते भी पुलिस रिफॉर्म नहीं आया, पुलिस स्मार्ट बन नहीं सकी, और उनके ही ब्यूरोक्रेट्स ने और उनके ही चीफ मिनिस्टर्स ने इसको रोक दिया, और मॉडल पुलिस एक्ट भी नहीं बना है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, हम अपने
हम अपने सिस्टम में बातें बहुत करते हैं, क्रियान्वयन किसी चीज का क्रियान्वयन नहीं करते। और ये क्या माकूल वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इट शुड वॉक द टॉक ऑल्सो, कि फ्रॉड हुआ है, तल्ख टिप्पणियां की हैं, जवाबदेही भी तय की है, लेकिन जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। ये यहां तक हुआ कैसे, ये गड़बड़ झाला किसने किया? देखिए, अगर ये नहीं होगा, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं होगा, एक जिसे कहते हैं ना, नजीर अगर आज नहीं बनेगी तो वो लिमिट हम लोग क्रॉस कर देंगे। वो नजीर का बनना अति आवश्यक है। ये बनना इस पे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग इसके पीछे थे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई अगर होगी तभी एक नजीर बनेगी, और वो नजीर बनने के बाद ही एक मैसेज जाएगा जिससे कि आगे कभी कोई व्यक्ति इस तरह की चीजों को नहीं करेगा। तो यहां पर उज्जवल निकम जी, आखिरी सवाल, 40 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जो बात अभी डीजीपी विक्रम सिंह भी कह रहे थे कि इस मामले में कहां किसने चूक की है, यह सीबीआई जांच का विषय होना चाहिए, 30 दिन की टाइम लिमिट बांध देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी तो तय हो ना। सिर्फ दोषियों को वापस जेल में डालने से क्या मामला खत्म हो जाता है? कृपया लाइन पर। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट। मेरा सवाल यह है कि जिस राधेश्याम शख्स ने ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से मिसरिप्रेजेंट फैक्ट्स करके रेमिशन का पिटीशन दर्ज किया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की, उस राधेश्याम के खिलाफ क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ क्यों ऑब्जर्वेशन पास करके उसको डायरेक्ट फ्रॉड अगर करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो उसके साथ ऑफेंस रजिस्टर करने का सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऑर्डर पास किया? और यही सवाल और मैं भी मुझे उठा लगता रहा है था कि सुप्रीम कोर्ट को वो आदेश भी जारी करना चाहिए। और राधेश्याम का जो जिक्र किया है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट यहां पर उज्जवल निकम उठा रहे हैं। बात कर रहे थे बिल्किस बानो केस की। इंसाफ के घर में देर है, अंधेर नहीं, लेकिन देरी भी कई बार अंधेरा ही फैलाती है क्या? राहुल कुमार गया वासी हैं बिहार से। वो कहते हैं अपराधियों को किसका संरक्षण था, सरकार चुप क्यों है? और बिल्कुल इसका जवाब मिलना चाहिए। मिंटू उपाध्याय हैं, ये भी बिहार से ही हैं, गोपालगंज के हैं। वो कहते हैं देश की बेटी को वर्षों इंतजार करना पड़ा, कोर्ट में देरी क्यों? इंसाफ बीच में मिला भी मिंटू, फिर वो पटरी से उतरता भी दिखा। पटरी पर रहना होगा।